हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है और मैं इस वीडियो सेशन के थ्रू आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपके लिए लेके आया हूँ। अभी हाल ही में एमपीपीएससी डीएसपी रेडियो का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं हर सब्जेक्ट के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो वो आपके लिए कारगर होगा, वो आपको बहुत मदद करेगा। मेरे को खुद को बहुत मदद किया है। मैं इसी वाले एग्ज़ाम में, जो सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में मेरा खुद का फर्स्ट रैंक था। तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आप लोगों को ये चीज़ लेके आ रहा हूँ कि क्वेश्चन जितना आप सॉल्व करेंगे उतना वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में आएगा और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वो आपको मददगार होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन जो मैं पिछले पार्ट में होमवर्क दिया था उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना था, उसका सॉल्यूशन आज हम लोग डिस्कस करते हैं। हर पार्ट में हम लोग यही करते हैं कि एक क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि ट्रांजिस्टर आपको दिया हुआ है सर्किट में। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर है, इस ये ऑपरेट कर रहा है किस रीजन में, ये हम लोगों को पता करना था। कट ऑफ, सैचुरेशन, एक्टिव या आइदर इन एक्टिव और सैचुरेशन। तो आप इसके लिए क्या करिए, आप सिंपल देखिए, यहाँ पे ये जो इस टर्मिनल है, इस टर्मिनल को वोल्टेज निकाल लीजिए जैसे ये वीबी है। इस टर्मिनल का वोल्टेज निकाल लीजिए जैसे ये वीसी है। ठीक है, अब आप इसको चेक करिए। ठीक, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, इसमें आप लूप लगा दीजिए, यहाँ पे आप लूप लगा दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे आ गया -5 प्लस 100K इंटू आई बी। ठीक, प्लस आपका वी बी इजक्वल टू 0। तो वी बी की जो वैल्यू हो गई वो आपका हो गया 5 माइनस 100K आई बी। और आपका वी सी की वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, -5 प्लस 5K। ठीक है, इंटू आपका आई सी, ये आई सी है, प्लस आपका वी सी इजक्वल टू 0। और तो वी सी की वैल्यू कितनी हो गई, 5 माइनस 5K इंटू आई सी। और आई सी आपको पता है क्या, आई सी होता है बीटा इंटू आई बी। तो बीटा कितनी है, 100। तो 100 इंटू आई बी, तो 100 मल्टीप्लाई कर लीजिए 5K के साथ, तो 500K आई बी। ठीक, अब आप इस इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन को देखिए। तो दोनों इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो दोनों इक्वेशन में देखिए वी बी 5 माइनस 100K आई बी है और 5 माइनस 500K आई बी है। दोनों इक्वेशन लगभग सेम जैसा है, बस ये 500K और ये 100K है। तो अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू ज़्यादा है, और ये वैल्यू अगर ज़्यादा है तो ओवरऑल अगर माइनस करके देखेंगे तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी, है ना। और ये वैल्यू कम है तो 5 माइनस मतलब 5 में कम को माइनस करेंगे तो ज़्यादा वैल्यू आएगी ना, तो ये वी भी ज़्यादा रहेगी। इसका मतलब है कि जो ये वोल्टेज है, बेस का वोल्टेज है, कलेक्टर वोल्टेज से ज़्यादा है। और ये तब होता है जब आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में होता है। मतलब ये अगर होता है तो ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन रीजन कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, सैचुरेशन रीजन। अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में फिर 15 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। चलिए कंट्रोल सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल सिस्टम के कुछ क्वेश्चन होंगे, ईएमटी के कुछ क्वेश्चन होंगे, इसमें कम्युनिकेशन के होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जीएस जो ट्रांसफर फंक्शन है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये है आपका जीएस ट्रांसफर फंक्शन। अब आपको बोल रहा है कि यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम विल सेटल इन 2 अप्रॉक्सीमेटली। मतलब ये जो अगर इस सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन दिया है उसमें अगर अपन यूनिट स्टेप इनपुट देते हैं तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो कितने देर में सेटल होगा। और वो जो एरर होगा वो 2% एरर को लेके चल रहा है। तो जब 2% एरर होता है तो उसमें जो सेटलिंग टाइम होता है वो 4/जीटा ओमेगा एन होता है। ये फॉर्मूला होता है सेटलिंग टाइम का। अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर आप इक्वेट करेंगे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ओमेगा एन स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ठीक, इस इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो ये हो गया आपका ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू हो गई 100, जो आप इक्वेट करेंगे जिससे ओमेगा एन की वैल्यू हो गई 10। और आपका 2 जीटा ओमेगा एन, ठीक है, ओमेगा एन की वैल्यू तो वैसे भी 10 मालूम है। ओमेगा एन इसकी करेंगे इससे इक्वेट, तो ये हो गया 10, 10 10 कटा, जीटा की वैल्यू आ गई हाफ। तो आप यहाँ पे रख सकते हैं 4/जीटा की वैल्यू हो गई हाफ, ओमेगा एन की वैल्यू हो गई 10, ये कटा 4/5 इक्वल टू 0.8। ठीक, तो 0.8 विल बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन एकदम आसान, सेटलिंग टाइम पूछा था, बना लिया अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि ये ट्रांसफर फंक्शन है, इसका रूट लोकस जो प्लॉट है वो s इज इक्वल टू 0
को पास करेगा तो उस समय k की वैल्यू कितनी होगी। आपको पता है कि जैसे रूट लोकस होता है, मान लीजिए अलग अलग टाइप का रूट लोकस होता है। मान लीजिए यहाँ पे एक पोल है, यहाँ पे एक पोल है, तो इन दोनों का जो रूट लोकस है वो करीब कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा, ठीक है, और इसका एक यहाँ आएगा, इसका एक, ठीक। तो ये आपका रूट लोकस है, ठीक है। मान लीजिए ऐसा कुछ रूट लोकस है इन केस। तो यहाँ पे क्या है, ये जो रूट लोकस है वो s इक्वल टू 0 को पास करता है, तो उस समय k की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए इसका आप क्या कर लीजिए, इसका शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ निकालने का, कि ये जो आपको इक्वेशन दे रखा है, एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसका आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जिसकी वैल्यू आपकी आएगी लगभग s इक्वल टू 1 -2 -3। इसको सॉल्व करके देखिएगा, अभी लंबा चौड़ा सॉल्यूशन रहेगा तो उसको अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको क्या है, जो s की वैल्यू है अलग अलग, वो वैल्यू का प्रोडक्ट ऑफ लेंथ आपको निकालना है, मतलब जैसे 1 है तो, और आपको ओरिजिन से देखना है, तो आप क्या कर लीजिए, k इज इक्वल टू, जैसे 1 है तो 1 माइनस ओरिजिन वैल्यू 0, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए ये लेंथ, तो ये -2 है तो इसको 2 ही लेके चलिए, 2 माइनस 0, क्योंकि ओरिजिन से निकालना है, इंटू 3 -0, हर पोल का अपना लेंथ निकालना है, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आ गया 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल, क्या करना था, ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है आपको, रूट लोकस प्लॉट आपको निकालना है, मतलब s इक्वल टू 0 पे k की वैल्यू क्या होगी, आपको क्या करना है, सारे जो रूट है ना उनका प्रोडक्ट ऑफ लेंथ करना है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है ऑफ अ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का पोल कहाँ होगा। देखिए आपको OLTF जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो आपको दे रखा है, अब आपको CLTF निकालना है इससे। तो CLTF निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, OLTF, ठीक है, जो भी आपको OLTF है डिवाइडेड बाय 1 प्लस OLTF, ये आपका होता है। कायदे से अगर देखें तो GS 1 प्लस GS है ना, यही अपन लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 बाय s प्लस 2 का होल स्क्वायर करिएगा, 1 प्लस 1 बाय s प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 बाय s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1 बाय s प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 प्लस 1 5, तो 1 बाय 4 s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5। इसका अगर आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -2 प्लस -j, ठीक है, ये इसका सॉरी मतलब ये इसका रूट आ जाएगा, ठीक है, s की वैल्यू जो आएगी वो -2 प्लस -j की फॉर्म पे आएगा। इसको सिंपल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इसको अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा -2 प्लस -j। सिंपल था, कुछ खास नहीं था, अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तो। ट्रांसफर फंक्शन आपको दे रखा है क्वेश्चन में, और आपको बोल रहा है कि 10 रेडियन पर सेकंड पे इसका स्ट्रेट लाइन बॉडी प्लॉट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो आपको पता है कि बॉडी प्लॉट के मैग्नीट्यूड के लिए आपको हमेशा जो जिस फॉर्म पे निकालना रहता है, ट्रांसफर फंक्शन को रखना रहता है, वो 1 प्लस माइनस ts के फॉर्म पे रखना रहता है, ठीक है, या फिर इसको 1 प्लस माइनस s बाय ओमेगा के फॉर्म पे आप लिख लीजिएगा, और ऊपर में k रहता है, ठीक है, k मैग्नीट्यूड रहता है। तो अगर आपका यहाँ पे देखिएगा 10 है, इसको अगर उसी फॉर्म में ले जाएं तो 10 को कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस s बाय 10, ठीक, तो ये 10 10 कटा, या आ गया 1, तो ओमेगा की वैल्यू 10 पे k की वैल्यू कितनी है 1, तो 20 लॉग ऑफ 1 अगर आप लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0, तो 0 dB इज द करेक्ट आंसर, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक इवेंट है जिसकी 2 पॉसिबल आउटकम हैं विद प्रोबेबिलिटी, मतलब जो 2 पॉसिबल आउटकम है उनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, एक की हाफ है और एक की 1/64 है। अब आपको बोल रहा है कि रेट ऑफ इन्फॉर्मेशन निकालिए विद 16 आउटकम पर सेकेंड। तो आपको पता है कि अगर आपको एंट्रोपी निकालनी है तो एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है -p log ऑफ 2p, ठीक, pi log 2 ऑफ pi। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं -12 log ऑफ 2 हाफ, ठीक है, फिर माइनस आ गया 1/64 log ऑफ 2 1/64। तो इसका आंसर अगर आप करें तो -2, इसको करें तो ये प्लस हो जाएगा और ये इंटू 1 हो जाएगा, फिर ये -1/64 है, ये 64 ऊपर गया तो माइनस सामने प्लस हो जाएगा, और 64 मतलब 2 टू द पावर 6, तो ये 6/64 हो जाएगा। तो हाफ प्लस 6/64 मतलब 3/32 है ना। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 32 16 प्लस 3 मतलब होता है 19/32,
ठीक है, 19/32 हो गया। अब 19/32 है और इसको आपको रेट ऑफ इन्फॉर्मेशन निकालना है 16 आउटकम में। मतलब ये तो क्या हो गया कि ये आपका सैंपल पर आउटकम हो गया, मतलब कितने सैंपल पर आउटकम है। अब आपको आउटकम पर सेकंड निकालना है, तो आपको क्या करना है, 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको। तो 19/32 हो गया, तो 16 2 32, 19/32 मतलब 38/4 है ना, क्योंकि क्वेश्चन में 19 आंसर में 19/32 नहीं लिखा हुआ है, तो आप इसको सॉरी क्या बोलते हैं 19/2 नहीं लिखा है, तो 38/4 भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक रेडियो चैनल है जिसका बैंडविड्थ 10 किलोहर्ट्ज है। मतलब यहाँ पे इसका जो बैंडविड्थ है वो 10 किलोहर्ट्ज आपको दे रखा है, ठीक। सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, वो आपको 15 dB दे रखा है, 15 dB। अब आपको मैक्सिमम डेटा रेट निकालना है, ठीक है, मैक्सिमम डेटा रेट। तो आपको पता है जो शैनन हार्टले थ्योरम कहता है वो होता है, जो इंफॉर्मेशन कैपेसिटी होती है वो बैंडविड्थ log 2 1 + s/n। इसका वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो आपको कैपेसिटी, चैनल कैपेसिटी निकल जाती है, जो मैक्सिमम डेटा रेट हो सकता है। तो आपको देखिए बैंडविड्थ पता है, s/n पता है, लेकिन आप याद रखिएगा कि ये dB में दिया हुआ है। तो इसको अगर आप नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो 10 log ऑफ 15 की वैल्यू सॉरी 10 log ऑफ आप जो भी वैल्यू रखेंगे s/n नॉर्मल वैल्यू, वो 15 के आसपास आएगी। तो s/n की जो नॉर्मल वैल्यू आएगी वो 10⁻15/10 मतलब 1.5 आएगी, है ना। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 31 के आसपास आएगी, 31 के आसपास, 10⁻1.5 31 के आसपास। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो बैंडविड्थ हो गया 10 किलोहर्ट्ज log 2 1 + 31 जो हो गया 32, 1 + 1 31 32 मतलब 2⁵, मतलब ये 50 किलो हर्ट्ज के आसपास आएगी, किलो बिट्स पर सेकंड। या तो ये देखिए ये डी ऑप्शन आपको बता रहे हैं 50.3 kbps, ठीक। तो ये सही आंसर होना चाहिए, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, वो सिंपल आपको बोल दे रहा है कि इंफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो इंफॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है log ऑफ 2 1/p, ठीक। मतलब जितना प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा उतना इन्फॉर्मेशन कम होगा, ये है, मतलब इन्फॉर्मेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी होता है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो -log ऑफ 2p भी लिख सकते हैं, जो कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक एनालॉग सिग्नल है जिसकी बैंड लिमिट कर दिया गया है 4 किलोहर्ट्ज में। मतलब उसका जो बैंडविड्थ है, मतलब उसका जो एफएम है, ठीक है, उसका सिग्नल का वो 4 किलोहर्ट्ज है, ठीक। उसको सैंपल किया गया है नाइक्विस्ट रेट में और सैंपल को क्वांटाइज किया गया है 4 लेवल में। मतलब उसका जो n की वैल्यू है वो 2 है, क्योंकि 2n होता है आपका लेवल्स। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो गई, है ना, 2 4 हो जाएगा, तो ये 4 लेवल। अब ये क्वांटाइजेशन जो लेवल है उसकी भी अलग अलग प्रोबेबिलिटी है, जैसे कि ये प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी। तो इन्फॉर्मेशन रेट निकालना है, इन्फॉर्मेशन रेट। तो इन्फॉर्मेशन रेट आपको कैसे होता है, आप एंट्रोपी को मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी आपका यहाँ पे जिस इससे जा रहा है, ये बैंडविड्थ से जा रहा है, या इस जिस रेट से सिग्नल जा रहा है। तो आप कर लीजिए NFM करेंगे तो आपका सिग्नल का रेट आ जाएगा। आपका n कितना है 2 और FM कितना है 4 किलोहर्ट्ज, तो आपका 8 किलोहर्ट्ज आ गया 8 किलो बिट्स पर सेकेंड आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेट है। और उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, एंट्रोपी के साथ, ठीक। तो एंट्रोपी निकालने का तरीका क्या होता है, P इंटू लॉग ऑफ 2p, और ये आपका आ गया माइनस में, ठीक है। ये तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, -1/8 log ऑफ 2 1/8, ठीक। -1/8, अच्छा 1/8 दो बार है और 3/8 दो बार है, तो इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -3/8 और दो बार है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, log 2 3/8, ठीक। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1.811 बिट्स पर सेकेंड, ठीक है, 1.811 बिट्स पर सैंपल, ठीक। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 1.811 आ जाएगा, 1.811, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 kbps से, 8 किलो बिट्स पर सेकेंड से, तो आपका आ जाएगा 8 8 8 8 8 64 4 6 8 + 6 14, तो 14.488 kbps। मतलब आप देखेंगे तो 14488, मतलब उसके लगभग इसी के आसपास आएगा। तो ये आपका ऑप्शन सही आंसर बैठेगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोलता है कि एक बैंडविड्थ ऑफ 10 किलोहर्ट्ज इज रिक्वायर्ड फॉर AM सिस्टम। मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिस्टम आपको करना है, तो उसके लिए जो बैंडविड्थ होगा वो आपका 10 किलोहर्ट्ज होगा। आपको बैंडविड्थ 10 किलोहर्ट्ज,
अब आपको ये पता है क्या कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में अगर आप देखेंगे ग्राफ तो आपका कुछ ऐसा सिग्नल बनता है ना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, जिसमें कैरियर फ्रीक्वेंसी एफ सी होता है, यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एफ सी प्लस एफ एम होता है और ये एफ सी माइनस एफ एम होता है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। अब आपको ये बोल रहा है, और इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको बैंडविड्थ बोलते हैं, जो कि है एफ सी प्लस एफ एम, और एफ सी माइनस एफ एम को माइनस करेंगे तो 2 एफ एम हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 10 किलो हर्ट्स है। तो एफ एम की वैल्यू आ गई आपकी 5 किलो हर्ट्स, तो आपकी 5 किलो हर्ट्स आपकी एफ एम की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या बोल रहा है कि आपको बोल रहा है कि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट है, मतलब एफ सी माइनस एफ एम की वैल्यू कितने हैं, 555 किलो हर्ट्स। तो अगर आपको एफ एम की वैल्यू मालूम है तो एफ सी की वैल्यू आपको निकल जाएगी, कितना हो जाएगी, 560 किलो हर्ट्स। ठीक, तो क्या ये ऑप्शन में है, कैरियर फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं किलो हर्ट्स में, तो 560 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक रेडियो कैब कंपनी है जिसका एंटीना 15 मीटर का हाइट का है, मतलब एक एंटीना है जो कि आपका 15 मीटर के हाइट का है। ठीक, और वो कम्युनिकेट कर रहा है दूसरे कैब के साथ जिसका एंटीना जो है वो आपका 1.5 मीटर के आसपास है। अब वो बोल रहा है कि कितना कम्युनिकेशन डिस्टेंस इन दोनों के बीच में हो सकता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, दोनों के बीच में जो मैक्सिमम कम्युनिकेशन डिस्टेंस हो सकता है वो होता है 4.12 अंडर रूट ऑफ एच टी, जो ट्रांसमिटिंग एंटीना का हाइट है, और अंडर रूट ऑफ एच आर, जो रिसीविंग एंटीना का हाइट है। और ये जो आंसर आता है वो किलोमीटर में आता है, पर ये जो हाइट है इसको आपको मीटर में लिखना है, मतलब ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर में जो हाइट है इसको मीटर में लिखना है आपको। तो आपका लिख लेते हैं, चलिए 4.12 है अंडर रूट ऑफ 15 प्लस अंडर रूट ऑफ 1.5। अब इसको आप सॉल्व करके देखिए, तो इसको आप मान के चलिए 15 है मतलब 16 के आसपास है, 16 का अंडर रूट होता है 4, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और इसमें ऐड भी होगा तो आपका आंसर आ जाना चाहिए लगभग 20 के आसपास। तो 20 किलोमीटर के आसपास ये इसका आंसर हो जाना चाहिए, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स उससे है, सेमीकंडक्टर आपका क्या बोलते हैं ईडीसी से। इसमें आपको आईसीईओ आपको दे रखा है, आईसीईओ वो है आपका 410 माइक्रो एम्पियर, 410 माइक्रो एम्पियर, और ICBO आपको दे रखा है 5 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, 5 माइक्रो एम्पियर। उसके बाद आपको बेस करंट जो है आपका IB की वैल्यू 30 माइक्रो एम्पियर आपको दे रखा है। अब आपको कलेक्टर करंट निकालना है, तो आपको कलेक्टर करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस आपका ICEO। ठीक, ये फॉर्मूला होता है आपका किसका, IC का। अब आप ICEO निकालना है, ICEO तो आपको मालूम है वो एक्चुअली होता है बीटा प्लस 1 इंटू ICBO, ये होता है। तो अगर आपको देखिए ये आपको मालूम है 410, ठीक और ये बीटा प्लस 1 आपको नहीं पता, और आपको ICBO की वैल्यू मालूम है 5 माइक्रो एम्पियर, तो ये कट जाएगा 5 का अगर अपन करें तो 5 8 40, 5 2 10, तो बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 82 आ गया, और बीटा की वैल्यू आ गई आपकी 81। तो बीटा की वैल्यू 81 आ गई। अब इस फॉर्मूला में आप रख सकते हैं IC की वैल्यू आ गई 81 इंटू IB कितना है आपका 30 माइक्रो एम्पियर। ठीक, और फिर आपका ICEO कितना है आपका 410 माइक्रो एम्पियर। तो आप निकाल सकते हैं, ये आपके आ गया 3 8 3 24, और ये आ गया 2430 माइक्रो एम्पियर प्लस 410 माइक्रो एम्पियर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 410 अगर आपका ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 2840 माइक्रो एम्पियर, जो आपका आ सकता है 2.84 मिली एम्पियर। तो ये इज द करेक्ट आंसर। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपका जो एम्पलीफायर आपको दिख रहा है उसका ओपन लूप गेन 100 दे रखा है, मतलब उसका जो ए की वैल्यू है वो आपकी 100 है। ठीक, इनपुट इम्पिडेंस जो आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है 1 किलो ओम, तो 1 किलो ओम इनपुट इम्पिडेंस है। आउटपुट इम्पिडेंस आपका दे रखा है 100 ओम, तो 100 ओम इसका आउटपुट इम्पिडेंस है। अब आपको नेगेटिव फीडबैक फैक्टर, आपको जो फीडबैक जिससे लिया गया है वो फैक्टर आपको दे रखा है 0.99। ठीक, 0.99 दिया है। अब आपको नया ZI और Z नॉट निकालना है, मतलब जब ये ओपन लूप गेन था, मतलब ये ट्रांजिस्टर, ये जो एम्पलीफायर है इसमें फीडबैक नहीं लगा था, तब ये जो इनपुट इम्पिडेंस था उसका आउटपुट इम्पिडेंस था वो सब आपको दे रखा है, उसका खुद का गेन दे रखा है। अब फीडबैक फैक्टर लगाए तो इसका फीडबैक है। अब नया इनपुट इम्पिडेंस क्या होगा, तो आपको नया इनपुट इम्पिडेंस जब फीडबैक लग जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि पुराना इनपुट इम्पिडेंस से 1 प्लस ए बीटा मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर नया आउटपुट इम्पिडेंस निकालना है तो आपको पुराने आउटपुट इम्पिडेंस के साथ 1 प्लस ए बीटा किया जाता है।
अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जेड आई की वैल्यू कितनी है 1 किलो ओम, ठीक 1 किलो ओम हो गया, 1 प्लस ए हो गया 100, बीटा हो गया 0.99, तो 0.99 मतलब ये 99 हो गया प्लस 100, तो ये आपका हो गया 100 किलो ओम। और ये कितना हो गया आपका जेड नॉट है 100 ओम डिवाइडेड बाय 1 प्लस 100 इंटू 0.99, तो ये हो गया 99 प्लस 1 100, 100 बटे 100 1, तो 100 किलो ओम और 1 ओम, मतलब सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ये इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिजिटल से है। डिजिटल क्या बोलता है कि 3 वेरिएबल ट्रूथ टेबल है जिसका जो आउटपुट हाई कब कब आता है, 0 1 0 पे आता है, 0 1 1 पे आता है और 1 1 0 पे इसका हाई आता है। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन निकालना है एसओपी फॉर्म में। तो आपको सबसे अच्छा तरीका है कि इसको आप के मैप से सॉल्व कर लीजिए, सिंपल के मैप से करेंगे तो आपका मिनिमाइजेशन भी जल्दी हो जाता है। तो ए हो गया, ये बी बार सी बार हो गया, ये बी बार सी हो गया, ये बी सी हो गया और ये बी सी बार हो गया। आपको पता है ये 0 है, ये 1 है, ये 2 की वैल्यू है, ये 3 की वैल्यू है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। अब बताइए देखिए कब कब हाई हो रहा है, 0 1 0, 0 1 0 मतलब 2 की वैल्यू, तो यहाँ पे ये हाई हो रहा है, ठीक। 0 1 1 मतलब 3 की वैल्यू पे ये हाई हो रहा है, और 1 1 0 मतलब 6 की वैल्यू, तो ये यहाँ पे हाई हो रहा है। अब इसको अपन क्लब कर देते हैं, तो यहाँ पे ये क्लब हो सकता है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बार इंटू दोनों में कॉमन क्या है बी, तो ए बार बी हो गया, और ये बी बार बी सी बार तो है ही, तो बी सी बार है, क्या किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ए बार बी प्लस बी सी बार, ए ही ऑप्शन मैच हो रहा है, तो ये इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन में। ये है आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, जिसमें पहला बोलता है कि मोस्ट जो टीडीएम सिस्टम होते हैं, जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम होते हैं, वो पीसीएम को यूज करते हैं टू ट्रांसमिट एनालॉग सिग्नल, मतलब एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए पीसीएम का इस्तेमाल करते हैं कौन, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम। तो बिल्कुल सही है, सही बात है। और दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि पीसीएम जो होता है वो ए टू डी कन्वर्जन टेक्निक यूज करता है ताकि वो एनालॉग सिग्नल को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो टीडीएम सिस्टम इसीलिए तो पीसीएम को यूज करता है क्योंकि ये अच्छा ए टू डी कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल को बाइनरी में, इसलिए ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर कि भैया बी जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, ठीक। फिर लास्ट क्वेश्चन आज का वो ये बोलता है कि एक कन्वेंशनल ट्रांसमिशन लाइन में जो इम्पीडेंस मैचिंग होती है वो स्टब मैचिंग के द्वारा की जाती है, ठीक है, ऑफ एडजस्टेबल लेंथ। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ऐसा होता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इन प्रैक्टिस में क्या किया जाता है, इम्पीडेंस मैचिंग जो वेव गाइड में किया जाता है वो स्क्रू को ट्यून करके किया जाता है, जो कि वेव गाइड के अंदर इंसर्ट करते हैं अपन। तो हाँ, ये भी सही बात है कि वेव गाइड में जैसे अपन इम्पीडेंस मैचिंग कराते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्क्रू को अंदर इंसर्ट करते हैं और ट्यून करते हैं। और इन कन्वेंशनल ये भी होता है कि ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग क्या करते हैं, इम्पीडेंस मैचिंग स्टब मैचिंग से करते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना अलग वेव गाइड में करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में अलग करते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर होना चाहिए। ठीक, तो आई थिंक 15 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन होमवर्क का जो मैं आपको दे देता हूँ, इसमें क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक एएम सिग्नल है जिसका कैरियर पावर आपका 1 किलोवाट आपको दे रखा है, ठीक है, 1 किलोवाट आपको कैरियर पावर दे रखा है, और 200 वाट हर साइड बैंड में है, मतलब अगर आपका यूएसबी होगा तो उसमें भी जो पावर है वो 200 वाट का है, और आपका एलएसबी होगा तो उसमें भी आपका जो पावर है वो 200 वाट का है, ठीक है। अब आपको परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन निकालना है, परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन, तो परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन मतलब म्यू की वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर आप फॉर्मूला आपको याद है तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगी। तो हम लोग इसका जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, लेकिन आई होप आपको इसमें बहुत सारे, मैं देखिए ये क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन के हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के हो, चाहे आपका डिजिटल से क्वेश्चन हो, एम्पलीफायर वाले क्वेश्चन जो एनालॉग के क्वेश्चन है, यहाँ से आप कम्युनिकेशन के डिजिटल कम्युनिकेशन वाले पार्ट हो गए, कंट्रोल सिस्टम के पार्ट हो गए, तो बहुत सारे क्वेश्चन को आज मैं डील किया हूँ, आपके साथ लेके आया हूँ। इस सीरीज का ये 8th पार्ट था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, ये हेल्पफुल लग रहा होगा, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि उससे एक मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को। मैं उस मोटिवेशन के आधार पे ही आगे इसको बना रहा हूँ, अपना टाइम
निकाल निकाल के इस वीडियोस को बनाता हूँ, क्योंकि हर स्लाइड को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगता है। क्वेश्चंस पुराने क्वेश्चंस जो अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं उनको लो, फिर इसको रिकॉर्ड करो, तो बहुत अलग टाइप की मेहनत है। वो मेहनत बस इसीलिए है ताकि आप लोगों को ये चीज़ यूजफुल हो। ये चीज़ मेरे लिए भी यूजफुल थी, मैं भी मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लेके तभी आज इस एग्ज़ाम में मेरा शायद फर्स्ट रैंक आ पाया। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम मेरे जो क्रैक हुए हैं, वो सब एग्ज़ाम का जो एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा है। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये सीरीज़ लेके आया। होप आपको ये फ्रूटफुल लग रहा हो। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे सभी को। जय हिंद, जय भारत।